नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, पुतिन साहब आए और चले गए, लेकिन इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद दुनिया में, जो एक तरफ डंका पति का डंका है तो दूसरी तरफ भारत की लंका लगाने के लिए पर्याप्त है। एक ऐसी बेइज्जती भी क्या पहले कभी, चूंकि आपने बहुत लंबे समय तक ये सारी चीजें कवर की हैं, क्या इस तरीके की हरकत जिससे दुनिया में बेइज्जती हो भारत की, पहले आपने कभी किसी की देखी है क्या? ये जो तस्वीरें आ रही हैं कि टेंट हाउस से कारपेट, रेड कारपेट मंगा करके और उस पर पुतिन का वेलकम हो रहा है, फटे चिथड़े कारपेट बिछा दिए जाते हैं, अस्त व्यस्त कारपेट बिछे रहते हैं जिनको प्रॉपर बिछाया तक नहीं जा रहा है, और उस पर एक अपने इतने परंपरागत सबसे मजबूत साथी का स्वागत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें भारत के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है कि विश्व गुरु बनने की तरफ कितने कदम अग्रसर करा दिया इन तस्वीरों ने? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है। और ये तस्वीरें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट की है, जो लाइव टेलीकास्ट रशियन टीवी कर रहा था पुतिन के राष्ट्रपति भवन के अंदर, जो होता है वेलकम पारंपरिक, जहां पर पहले वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, फिर वो पूरा घूमते हैं कारपेट के ऊपर से, फिर उनको तोपों की सलामी दी जाती है और फिर वो अपने एंगेजमेंट्स के अंदर बिजी होते हैं। तो आमतौर पर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे एयरपोर्ट पे परसों वो लैंड किए तो उनके लिए रेड कारपेट वहां भी था। तो रेड कारपेट वो नहीं होता कि आपने टुकड़े 10-10 मीटर के 100-100 मीटर के टुकड़े जोड़ करके और उनको बना दिया रेड कारपेट। राष्ट्रपति भवन में ये सेरेमोनियल के लिए अलग से पूरा विंग और पूरा सिस्टम होता है। तो वो हमेशा एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको एक उस पे हल्के पे उसमें सारे में बिछ जाता है जहां तक वीआईपी को चलना है। तो रेड कारपेट का ये तरीका होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। उसको थोड़ा सा हिलाया और वो सारा खुलता चला जाएगा। जो ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये रशियन टेलीविजन से लेकर के दुनिया के तमाम ब्रॉडकास्ट हाउसेज ने ब्रॉडकास्ट की है और राष्ट्रपति भवन के अंदर वो निरीक्षण कर रहे हैं सलामी का। वो चलते टाइम देखिए उनके पैरों के नीचे साफ दिख रहा है कि मैट्स को जोड़ा गया है और उनके अंदर किस तरह के सिलवटे। ये अपने आप में इतना, इसको आपराधिक लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन का मामला है, इससे ज्यादा कहना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा, एक संवैधानिक उस पर है। तो बेसिकली अगर राष्ट्रपति भवन की भी ये दुर्गति है तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं। और कमाल देखिए, आपका डंका किस बात का बज रहा है? हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बाकी कुछ कहते हैं पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, और एक ढंग का मैट जो हमारे देश के सबसे पुराने ऑल वेदर फ्रेंड है, ऑल वेदर फ्रेंड 75 साल से जिनके साथ दोस्ती है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया का दूसरा ना कहिए तीसरा तो सबसे ताकतवर व्यक्ति है ही वो, इसमें तो कोई शक नहीं। उनके साथ मोदी जी की व्यक्तिगत जिस तरीके की ट्यूनिंग है, ये अलग बात है कि वो यूक्रेन युद्ध होने के बाद 4 साल में पहली बार आए हैं, वरना हर 2 साल में इस तरह के विजिट्स होते हैं हाई लेवल के, भारत और रशिया के बीच में। तो ये जो अपने आप में जो ये चीज दिखाई है, मतलब इससे घटिया कोई चीज, मतलब घिनौना मैं कहूंगा कि एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस तरह के मैच टेंट हाउस से मंगा के या जहां से भी मंगवा करके और जो आप एक चीज केवल एक कल्पना कीजिएगा कि वो जो मैट है, अगर वो मैट मान लीजिए उसमें कहीं वीआईपी का पैर उलझ जाए तो क्या बचेगा? आपने देखा किस तरह की सिलवटें हैं उसके अंदर, और उनके साथ पीछे एक सुरक्षा गार्ड चल रहा है, गार्ड की निरीक्षण करते रहे। तो ऐसी तस्वीर कम से कम मैंने अपने कैरियर में देखी 25 साल में, राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल में, जहां खुद राष्ट्रपति महोदय मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री मौजूद है, जहां विदेश मंत्री मौजूद है, कंप्लीट हाईएस्ट लेवल का प्रोटोकॉल, तोपों की सलामी जो कहते हैं 21 गन सैल्यूट और सारी चीजें, और उसके बाद अगर इस तरह के मैट के ऊपर, और उसका ब्रॉडकास्ट आप देखिएगा जो नीचे लाइन उसमें है, क्रेडिट लाइन, उसमें साफ इंटरनेशनल मीडिया हाउस का ब्रॉडकास्ट है। तो भारत की क्या चीज साझेदारी इन्होंने कराई है, इसकी आज एक सहज कल्पना आप कर सकते हैं। मतलब क्या देखा उन्होंने भारत में, सोच करके देखिएगा एक बार। सर, केवल कारपेट की बात नहीं है, प्रधानमंत्री आवास से जो तस्वीरें आई वो भी देश के लिए चिंता का विषय है, वो भी देश को चिंतित करती हैं, और देश को चिंतित प्रधानमंत्री के लिए नहीं कर रही हैं। जो ये तस्वीरें हैं उससे दुनिया में किस देश में या पूरी दुनिया में कहां पर प्रधानमंत्री का मान बढ़ेगा? आप उसका नाम जो है कुछ भी कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास का नाम लोक कल्याण कर दीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दीजिए, इससे क्या आपकी फितरत बदल जाएगी? फितरत तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। नहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया अपने मित्र का अपने घर में लेके जाते हुए का, उसमें वो सारी चीज पकड़ी गई। किस तरीके से जो बाहर एंट्री गेट पे लेफ्ट साइड के अंदर आपने देखा, इसमें दिख रही है सारी तस्वीरें, उसमें फवारा, फवारे के नीचे किस तरीके का पीलापन और वो सारी चीजें, और काई तक जमे, एलगी तक है वहां पर,
और प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, पूरे देश के अंदर। एक महज कल्पना कीजिएगा, केवल कल्पना की बात कर रहा हूं, कि यहां से एंटर किए वो, रात को उनका प्राइवेट डिनर था वहां पे, मान लीजिए खाना खाने के बाद उन लोगों को टहलना पड़ जाए और पुतिन उसके साथ से गुजरते हुए वो चीजें देखें, तो क्या बचेगा आपका? ये सोचने की बात है। 62,000 करोड़ रुपया आपने देश में स्वच्छता अभियान के विज्ञापनों पर लगा दिया, 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर नदियों की सफाई पर लगा दिया, और प्रधानमंत्री जी के खुद का घर, उसकी सफाई देख लीजिए, फवारे के नीचे क्या स्थिति है। अलग अलग एंगल से मैंने पिक्चर्स भेजी है सारी, वो सारी दिखाइए। बेसिकली राम प्रकाश जी, दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी आपको। पुतिन भारत के अंदर आए, प्रधानमंत्री के घर के अंदर गंदा फवारा, सारे देश ने देखा, प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया, इसमें तो मेरा राम प्रकाश राय का कुछ नहीं। जो अपने राष्ट्रपति भवन के अंदर गंदा सिकड़ा हुआ और जुड़ा हुआ, जोड़ों का साथ बना हुआ रेड कारपेट, दिल्ली की राजधानी की वो हवा जिसमें पुतिन अपनी ब्रीफिंग के दौरान खांसते नजर आए। ये खांसी जो है अभी तक दिल्ली के किसी और नेता के लिए थी। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन तो बड़े हेल्दी रहते हैं, पता आपको, जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं वो सारी चीजें हैं। और केवल उनका 30 घंटे का भारत विजिट था, उसमें भी अगर वो हाफ गए, खांसने लगे बीच में, तो आप एक आम दिल्ली वासी की मतलब सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा कि वो किन परिस्थितियों में, किस पर्यावरण में, किन हालात में वो रह रहा है। और प्रधानमंत्री जी संसद सत्र के शुरुआत में संसद के बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे? पत्रकारों को कह रहे थे कि आप भी मौसम का मजा लीजिए। तो ये कोई मजाक की बात तो मेरे ख्याल, पर्यावरण खराब होना कोई मजाक की बात तो हरगिज नहीं हो सकती। ना इसके ऊपर आप टोंट कर सकते हैं किसी के ऊपर। इस पे तो आप इफेक्टिव कदम उठा सकते हैं अगर आपके कुछ बस का है। तो आप देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले एंट्री गेट में प्रधानमंत्री ने खुद दिखाया कि उनके घर के फवारे की हालत क्या है, उसकी मेंटेनेंस कितनी बढ़िया है, कितनी सफाई है। दिल्ली का पर्यावरण पुतिन ने एयरपोर्ट पर उतरते ही देख लिया होगा, या उनके विदेश मंत्रालय ने बता दिया होगा कि ये एक वही। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो कुछ देखा, और उससे भी पहले अगर आप थोड़ा सा चले तो दो आपका ब्रह्मांड का जो सबसे आज तक का दुनिया का तेज चैनल है, उसकी दो मोहतरमाएं उनका इंटरव्यू करने गई थी क्रय में। उनका फोटो अगर आप देखेंगे तो आपको भारतीय संस्कृति क्या थी और इन्होंने इसको कहां पहुंचा दिया है। पुतिन एक राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद पूरी शालीनता के साथ दो महिलाओं के सामने बिल्कुल सावधान बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। और इन दोनों महिलाओं के पैर देखे आपने, कैसे पैर के पैर, और वीआईपी की तरफ। थोड़ा सा सोच करके देखिएगा, ये सारी चीजें क्या कह रही हैं? क्या हमारी तो ये संस्कृति कभी थी नहीं? क्या कारण है कि बेसिक एटिकेट्स भी भूल गए? पत्रकारिता के छात्रों को क्या सिखाया जाता है कि इंटरव्यू करते वक्त कैसे बैठना है, क्या करना चाहिए, कैसे सवाल पूछने चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, और साथ में यह भी पता बताया जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जो आपका सीटिंग पोस्चर है वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है आपके एटिकेट्स और मैनरिज्म को। यहां दुनिया के सबसे दूसरे तीसरे नंबर के ताकतवर नेता का इंटरव्यू करते हुए इन दोनों मोहतरमाओं को देखिए, दोनों पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी हैं और उनके पैर पुतिन की ओर है। देखिएगा ध्यान से इसको। इसके विपरीत पुतिन जो है महिलाओं का सम्मान करते हुए पूरे सलीके से, सावधान तरीके से, बहुत तमीज से बैठे। जिस मीडिया हाउस में ये काम कर रही है वो हो, उसकी मालकिन का आपने कल सवाल देख लिया किस तरीके से पुतिन से पूछ रही थी कि आप भी थकते हैं नहीं, और कभी साल पे, नए साल पे आप क्रिसमस पे छुट्टी लेते हैं नहीं। तो चमचागिरी की ट्रेनिंग तो पूरी दे दी गई है, लेकिन एटिकेट्स और मैनरिज्म क्या होने चाहिए एक फॉरेन डिग्निटरी को इंटरव्यू करते टाइम या उससे बात करते समय, वो भी बुला दिए गए। तो ये चंद तस्वीरें राम प्रकाश जी इस पूरे दौरे को, मतलब बहुत ही जो हमारा ओवरऑल ये रहा। क्या इनमें से कोई भी चीज ऐसी आपको लगती है जो अवॉइड नहीं की जा सकती थी अगर टाइमली वो कर ले आप तो? राष्ट्रपति भवन के अंदर जोड़ लगी हुई रेड कारपेट, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। दुनिया की चौथी और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति भवन एक डंकी मैट नहीं खरीद सकता या मेंटेन नहीं कर सकता। ऐसी मैट कभी आपने कभी कल्पना की है विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के लिए? अगर उनके पैर उसमें उलझ जाए कहीं, आप देखिए कितने जोड़ है उसके अंदर, साफ दिख रहा है। और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, जो ग्रांड वेलकम का राष्ट्रपति भवन में, उसमें भी वो दिखती है कहीं ना कहीं। जब वो चल रहे हैं ट्रंप उस पर बोले रहे, उसमें दिख रही है कि किस तरीके से फोल्डेड वो है, उसके अंदर सारी वो पड़ी हुई है। जो अपने आप में राम प्रकाश जी ऐसी तस्वीरें कुल मिलाकर के, मतलब आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान करना तो चाहिए ही, हमेशा हमारा भी होता है बाहर जाते हैं तो, लेकिन इस तरह की चीजें करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहां बिल्कुल सारा सिस्टम ही बर्बाद हो गया है, कोई देखने समझने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। पीएम के रेजिडेंस की एंट्री, जो दिल्ली का सबसे महंगा घर,
सबसे बड़ा घर, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस जिसकी होती होगी, उसके अगर फवारे का ये हाल है, उसके चारों तरफ देखिए, एक राइट कॉर्नर में मैंने दिखाया किस तरीके से फर्श टूटा हुआ है और पानी जो उसका डेजिग्नेटेड एरिया है उससे भी बाहर गया हुआ। ये प्रधानमंत्री के घर का हाल है, जो प्रधानमंत्री पूरे देश में स्वच्छता के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को मानते हैं, महात्मा गांधी से ही बड़े। ये स्थितियां जो है, इसलिए मुझे लगा कि ये सारी पिक्चर्स आज दर्शकों के सामने लानी चाहिए कि कैसा डंका आप बजा रहे। पुतिन जब भारत में आए, हवाई अड्डों की हाल आपने सारा देख लिया। 3 दिन में राम प्रकाश जी 2,500 से ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल होगी, एक कंपनी, कोई इसको पूछने वाला नहीं। नागरिक सुरक्षा के नाम पर वो जो सारी की सारी जो किया जाना था, पायलट्स का, रोस्टर का, सारा क्रू का, उसकी बजाय सरकार ने घुटने टेक दी। ये है आपके डंकापति। 18 करोड़ रुपया इस कंपनी ने अकेले भारतीय जनता पार्टी को दिया है चुनावी फंड में। क्या कर लोगे आप उसका? देश की नागरिकों की सुरक्षा, देश के हवाई यात्रियों की सुरक्षा बाढ़ में जाए, उसका उस कंपनी का क्या बिगाड़ दिया आपने? मोनोपोली की सिचुएशन क्यों क्रिएट होने दी? विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत में और दिल्ली की हवाई अड्डे की तस्वीरें देख लीजिए। तो ये जितनी भी चीजें आपने देखी, चाहे दिल्ली का पर्यावरण हो, चाहे ये हो, टूटे हुए फवारे की स्थितियां हो, दरी हो, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के अंदर ये बहुत गंभीर चीजें होती है। एंड दे शो द कंट्री इन ए वेरी वेरी पुअर लाइट, जो ये दुर्भाग्य से इस मामले में हमने देखने को मिला है। सर, जब पुतिन साहब का दौरा भारत में रहा होगा, उस वक्त दिल्ली में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था, पर्यावरण था, माहौल था, क्या इसकी जानकारी पुतिन के सुरक्षा से जो संबंधित लोग हैं उन्होंने पहले नहीं लिया होगा? इसको पुतिन को नहीं बताया हो गया होगा कि आखिर ये उनके लिए कितना घातक या खतरनाक हो सकता है? तो ये, और साथ में जब सरकार ये सारी चीजें कर रही थी तो उस वक्त सरकार ने क्या ही प्रिकॉशन लिए होंगे जब ये स्थिति दिख रही होगी? ऐसे में जब आप विदेश नीति की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को जब आपको बुलाना होगा, तो क्या वो देश आने से पहले इन चीजों के बारे में सोचना शुरू नहीं कर चुके होंगे अब तक? राम प्रकाश जी, आप उनको फोर्स कर रहे हो। आमतौर पर ऐसी चीजें होती नहीं। कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो राष्ट्रपति भवन के अंदर भी, विदेश मंत्रालय के अंदर भी बाकायदा एक पूरा प्रोटोकॉल डिवीजन है विच लुक्स आफ्टर एवरी माइन्यूट थिंग। अब आप एक बात आइए, कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आया, बाकी सारी चीजों पे उनकी एम्बेसी ब्रीफ कर देगी, इसमें कोई शक नहीं, हर चीज पे, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से लेकर के एनवायरमेंट से लेकर हर चीज पे। लेकिन रेड कारपेट वेलकम जो राष्ट्रपति भवन का है, उसमें ऐसी चटाइयां बिछी होंगी, इसकी जानकारी कौन दे सकता है भला? वो तो जब आप वहां पहुंचेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे, वहां पर परेड का निरीक्षण करेंगे, तभी तो आपको दिखाई देगा ना। वो 2 दिन पहले तो बिछती नहीं, वो तो मॉर्निंग में रोल ओवर होती है लॉन के अंदर, फ्रंट लॉन के अंदर। तो अपने आप में ये एक ऐसी चीज की गई है जो शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को बताने का कि ये कितना लो लेवल की बात है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया के सबसे बड़े डंकापति, पुतिन के सबसे बड़े दोस्त, पूरी दुनिया में जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता, उसके घर का फवारा टूटा हुआ है और उसके राष्ट्रपति भवन के पास चटाई एक प्रॉपर नहीं है, रेड कारपेट, जिसमें एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे विशेष रहे हैं, अति प्रिय भारत के, उनकी अगर ये स्थिति हो सकती है, तो आप सोचिए कि हमारी पूरी की पूरी सोच और हमारी तैयारी और हमारी योजनाएं और हमारा ओवरऑल सुपरविजन किस घटिया स्तर का है। क्या इस मामले पे तत्काल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? प्रोटोकॉल डिवीजन का जो भी इंचार्ज है, जो भी इस पूरे सिस्टम को देखते हैं, उन सब लोगों को घर नहीं भेज देना चाहिए था? क्या हुआ अब तक? अब तक तो इंडिगो का ही कुछ नहीं हुआ, इसका तो कौन करेगा? तो पूरे देश का मतलब भगवान ही मालिक है। और जो ये आरएसएस की जो पूरी एनजीओ जो सरकार काम कर रही है, इसका तो भगवान ही मालिक है। ये अब तो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया, इस तरीके से कुछ बचा नहीं कहने को। पुतिन का ये जो पूरा दौरा रहा सर, हम बात करें एक ऐसे समय में हम बैठे हैं, थोड़ा सा जो डंकापति का डंका है, इस डंके से जरा सा आगे थोड़ा देश वाली बात भी एक मैं कर लूं आपसे, वो भी करना जरूरी है। पुतिन का ये जो पूरा दौरा रहा ओवरऑल, आपने बहुत सारे राजनयिकों के दौरे देखे हैं, उनको कवर किया है। ये दौरा कितना अलग और कितना खास रहा भारत के लिहाज से, रशिया के लिहाज से, और इन सबके साथ साथ अमेरिका का जो रुख रहेगा, अभी वो उसमें एक टर्न शुरू हो गया है। पिछले कुछ समय से ट्रंप साहब थोड़ा खामोश थे, लेकिन अब फिर उन्होंने भारत को लेकर के नए नए फैसले देना शुरू कर दिया है, इसलिए ये सवाल जरूरी हो गया है। नहीं राम प्रकाश, देखिए, जिन चीजों की आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि S-400 पे कुछ बात आगे बढ़ेगी, S-500 पे कुछ बात आगे बढ़ेगी, जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम था पूरे का पूरा, और जो ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी एफिकेसी पूरे दुनिया ने देखी कि बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल, अगर देखेंगे पूरे सिंदूर के हिसाब से, उस बारे में कोई चीज बाहर नहीं आई। यहाँ तो ये बातें बाहर आ रही है कि उनको मजदूरों की जरूरत है और भारत से 5 लाख मजदूर ले जाओ। जो देश इस पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर का
पावर हाउस था। आज वो लेबर सप्लाई करेगा, आज भारत की औकात रहेगी। उसके अलावा जितने भी मैरीटाइम ट्रेनिंग फला ये रूट्स वगैरह, ये फार्मेसी, हेल्थ केयर, ये बहुत रूटीन की चीजें, इस पे किसी की नजर नहीं है। असली चीजें वो थी जो सारे का सारा नंबर एक, तो Su-57 पे हमारा क्या रुख रहेगा, क्योंकि ट्रंप जबरदस्ती हमारे साथ F-35 चिपकाने की कोशिश में घूम रहे हैं। सबसे वाहियात जहाज दुनिया का जो है वो चिपकाने के चक्कर में घूम रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से हमारा जो ब्रह्मोस का इतना शानदार ज्वाइंट वेंचर था, उसी तर्ज पे क्या Su-57 पे हम करेंगे, या भारत में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हिसाब से HAL में करेंगे, उन सारी चीजों का कोई जिक्र आया ही नहीं। या तो जान पूछ करके उसको अंडर प्ले किया गया कि कुछ समय देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्या है कि ये सारी चीजें क्या थी, रशिया तो हमारा कभी का ट्रस्टेड पार्टनर है राम प्रकाश जी, आज से थोड़ी। ठीक है, 1970 के बाद से तो उनकी ट्रीटी है हमारी, 25 और 20 तो 55 साल तो वही हो गए। उसके बावजूद भी किसी भी डिफेंस डील का जिक्र भी ना आना मीडिया के अंदर। आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे ही है क्या वो? उसके कुछ कारण है कि रूस यूक्रेन वाले का थोड़ा सा देख लेते हैं, तब तक ट्रंप का ये हो जाएगा कि उसका रुख क्या है, और फिर जो करना वो, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात होती नहीं, वो तो कभी भी ट्रीटी वो डील साइन की जा सकती। लेकिन एवरीथिंग इज अंडर रैप। तो जो भी सब्सटेंशियल आप उम्मीद कर रहे थे, वैसा तो उस दौरे से कुछ भी नहीं आया। मजदूरों की खरीद, मजदूरों का तो भारत तो कितने सालों से पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर का मैन पावर सप्लाई करता है। उस सॉफ्टवेयर वालों की हालत क्या है वो अमेरिका में देख लीजिए, अपने इंग्लैंड में देख लीजिए किस तरीके से नारे लग रहे हैं भारतीयों के खिलाफ। तो ये डंका बज रहा है आपका हकीकत में। तो कुल मिलाकर के जो ट्रंप, इनका पुतिन के दौरे से जो स्ट्रेटेजिक चीजें हम उम्मीद कर रहे थे, उस पर तो कोई चीज, कोई मूव फॉरवर्ड है नहीं। 50 लाख करोड़ हो जाएगा, 30 लाख करोड़ हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। तेल खरीद रहे थे आप, इसलिए वॉल्यूम बढ़ा है। अब तेल बंद हो गया, अब देख लीजिएगा वॉल्यूम क्या है। तो ये सब लफाजी की बातें हैं, बड़े बड़े फिगर्स देने की बातें हैं। जिन चीजों की उम्मीद थी उनमें से ऐसी कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं हुई, चाहे वो Su-57 का को लेकर के डील हो। आप डरते क्यों? हमारा भाई साहब आज से 10 साल पहले तक रशिया से हमारा जो डिफेंस का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, जितना भी 70 to 80% हम रशिया से खरीदते हैं। हमारे 70% जहाज आज भी रशियन है, कहां दिक्कत है उसमें? अब पुतिन के डर से कभी तो आप तेल खरीदना बंद कर देते हो। आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया इसके अंदर के जो भी बातचीत हुई है फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के, S-400 500 को बताइए ना देश को, उसकी चर्चा ही नहीं है। उसके जब पुतिन ने आना था उससे पहले का बिल्टअप देखा था आपने पोमेरियन मीडिया के अंदर? S-400 में ये कर देंगे, 500 में ये कर देंगे, इतने टारगेट्स एक साथ वो कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, देखी थी सारी अंग्रेजी आपने? कहां चली गई वो? पुतिन गए, खबर गई, छुट्टी, बात खत्म, उस पर कोई चर्चा नहीं। यही है वो कि सवाल मत पूछो, जो सरकार एक हैंडआउट दे दे उसको पढ़ दो। पोलर रीजन के अंदर भारत के जो नौसैनिक पायलट है, उसको कैसे जहाज चलाएंगे वो सिखाने का समझौता हो रहा है। बताइए, इसको प्रचार कर रहे हैं भाई लोग। 10 साल बाद हमारा उनके साथ इतना व्यापार हो जाएगा। आज का देख लो ना, आज का बताओ क्या हो रहा है। जो हमें डिफेंस हार्डवेयर चाहिए उस पर क्यों डरे हुए हो तुम? बताओ किससे लेना है? F-35 लेना तो वो बता दो। तो ये सारी की सारी चीजें जितना बताया जाए उतना बिटवीन दी लाइन्स देखने की फुर्सत किसी को नहीं। और रही से ही कसर बेड़ा गर्क इस बात पे कर दिया कि दुनिया भर के निठल्ले लोग वहां बुला रखे थे और देश के विपक्ष के नेता को वहां पे निमंत्रण नहीं। इससे और भी ज्यादा जगह आई ओवरऑल मोदी की पूरी सोच की, और पूरा जो ये RSS की जो पूरी जो आपकी NGO की सरकार चल रही है उसकी आप देख लीजिए गत क्या बनी। तो सर आखिर भाई मोदी जी की आज की जो सियासत है उसमें वो कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी ऐसा नेता जिसका ऑरा बड़ा हो, उसको मोदी जी कहां देखना चाहते हैं? जब वो नहीं देखना चाहते, वो उनकी राजनीति का हिस्सा है, तो उनको परंपराओं से क्या फर्क पड़ता है? कोई पहली परंपरा तो नहीं है ये, जब उन्होंने विपक्ष को जो है वो किनारे लगाया है या जो है उस परंपरा को तोड़ने का वो काम कर रहे हैं। वो तो लगातार तमाम संसदीय परंपराएं जब ऐसी जो बनी रही हैं उनको तोड़ रहे हैं, तो उसमें एक परंपरा और तोड़ दी उन्होंने, उनके लिए तो सामान्य है। क्या फर्क पड़ गया इससे? क्या दुनिया में इससे भारत को कोई नुकसान होगा? राम प्रकाश जी, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, और विपक्ष के बिना कोई लोकतंत्र नहीं होता कभी। विपक्ष हमारी राजनीतिक तंत्र का एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। और सरकारी कार्यक्रमों में विपक्ष को बाहर करना क्या दिखाता है कि ये सरकार और इसके मुखिया देश के सबसे संकीर्ण सोच वाले, डरे हुए और मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं असुरक्षित व्यक्ति हैं, जो अपने ही साथियों को, कोई शत्रु थोड़ी है राहुल गांधी आपके, खड़गे कोई आपके शत्रु है क्या? उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? देश भर के निठल्ले आपने वहां बुला रखे थे।
जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकार नाम के, वो अपने निमंत्रणों को ट्विटर पे लगा रहे हैं और जिसको बुलाना चाहिए था उसको नहीं बुला रहे आप। इसका मतलब क्या है? मतलब मोदी जी खुद को मजबूत प्रचारित करते हैं। हकीकत क्या दिखी आपको इस घटना से? विपक्ष के नेता को ना बुलाना आपकी मजबूती का प्रतीक है, कमजोरी का प्रतीक है? मैं तो इसको दूसरे रूप में देखता हूं। अगर आपको याद है नेहरू जी ने अटल जी को विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से क्या कह के मिलवाया था, जब उनकी कुल 4 सीटें भी नहीं थी? ये कह के बुलवाया था कि ये देश के भावी प्रधानमंत्री। सोचिएगा क्या उनकी उम्र थी, क्या था। उसके बावजूद भी नेहरू का ऑरा इतना बड़ा था कि उन्होंने अटल जी को विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सामने और दिन में उन्होंने संसद में खूब उसके नेहरू जी की खिलाफत की थी। उसके बावजूद नेहरू का ये रोल था। और इनका रोल देखिए आप, पहले कहा करते कि भारत में विपक्ष नहीं है, अब जो हमारे सबसे टाइम टेस्टेड फ्रेंड है रशिया के राष्ट्रपति, वो भारत के अंदर है। उनके उसमें आप अपने प्राइवेट डिनर में क्यों बुलाएंगे? ठीक, परसों किसी ने जिक्र नहीं किया इस बात का, लेकिन कल तो राष्ट्रपति का स्टेट डिनर था, उसमें इन दोनों को ना बुलाना क्या कहता है? ये आपकी संकीर्ण मानसिकता, आपका एहसास कमतरी और आपकी असुरक्षा भाव कहीं ना कहीं है। और लोकतांत्रिक परंपराओं को उनको कमजोर करके आप कुछ नहीं कर रहे। आप भारत का कद छोटा कर रहे हैं। आपका कद कितना है वो तो इतिहास तय कर लेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते हैं ना कि हिस्ट्री विल जज मी काइंडली, ही एक्सपेक्टेड दिस। मोदी को तो उनका वर्तमान ही जज कर रहा है, भविष्य की तो कोई बात बचेगी भी नहीं। जिस तरीके का उनका व्यवहार है, आप सोच सकते हैं भाई विपक्ष के नेता को ना बुलाने का स्टेट डिनर में एक कार्ड बता दीजिए, भाई ये कार्ड कहीं भी होता है क्या? ये डेमोक्रेटिक कंट्री वहां, या तो वो कहीं बाहर हो, आप अपनी तरफ से इनवाइट कीजिए, किसी को आना है ना आना है बताइए। और शशि थरूर को इनवाइट कर रहे हैं किस लिए? कि बोला फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन है पार्लियामेंट, बताइए वो विपक्ष के नेता से बड़े। ये सोच है डेमोक्रेसी के अंदर। आप कितने उदाहरण मैं आपको बता दूं जिसके अंदर जब कांग्रेस की सरकारें थी, इससे पहले की जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें थी, किस किस की सरकार में किस किस को बुलाया गया? कभी कोई इस पर इशू ही नहीं रहा। ये इशू तो पहली बार किया गया ना, पहली बार क्रिएट किया गया इशू, और मोदी जी ने किया। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि भाई राष्ट्रपति भवन का डिनर था तो उसमें राष्ट्रपति ने नहीं बुलाया, तो सवाल राष्ट्रपति से उठाया जाना चाहिए, उसमें नरेंद्र मोदी कैसे जिम्मेदार होते हैं? भाई ठीक है कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि राष्ट्रपति भवन में भी कार्यक्रम जो तय होते हैं वो पीएमओ के निर्देश पे होते हैं, मोदी शाह की निगरानी में तय होते हैं। क्या सिर्फ आरोपों की वजह से नरेंद्र मोदी पर यह सवाल उठाया जाए कि राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं बुलाया गया? इसके लिए क्या देश की राष्ट्रपति से सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? एक और चीज है सर, मोदी जी का डर तो समझ में आता है कि चलिए राहुल गांधी से वो उनको डर लगता है कि भाई वो बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे पुतिन साहब से। राष्ट्रपति महोदया को कौन सा डर था कि वो नहीं बुलाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को? नहीं नहीं राम प्रकाश जी, इसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल के हिसाब से देखिए। राष्ट्रपति का जो भी स्टेट डिनर होता है वो सरकार की तरफ से ही, सरकार की पहल पे ही सरकार ही इन्फॉर्म करती है। विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति का केवल नाम रहता है उसके अंदर, जो वो इनवाइट करती है एज ए होस्ट। इनवाइटीज की लिस्ट हमेशा पीएमओ से विदेश मंत्रालय से जाती है और वही लोग इनवाइट किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति इस देश का संवैधानिक पद है, उसको इसके अंदर हम नहीं घसीट सकते। ये सीधा सीधा विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता। और आपको उदाहरण बता दूं, जो ये वाजपेयियों को जो शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से आज तक की परंपरा भारत के अंदर, ये 2003 आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो राष्ट्रपति थे चाइना के, हु जिनताओ, उनको इंडिया के अंदर मेजबानी की थी। सोनिया गांधी खुद शामिल हुई थी उसके अंदर। 2006 आप याद कीजिएगा, मनमोहन सिंह जी ने जॉर्ज बुश को इनवाइट किया था अपने यहाँ पर। लाल कृष्ण आडवाणी साहब भोजन में मौजूद थे या नहीं, आपको याद होगा। 2009 में मनमोहन सिंह ओबामा की मुलाकात हुई, लोकसभा में एलओपी सुषमा स्वराज अमेरिका दौरे पर पीएम के साथ गई और सभी मुख्य कार्यक्रमों में साथ रही प्रधानमंत्री के साथ सुषमा स्वराज। कभी सोच सकते हैं मोदी जी के साथ? 2014 मोदी का पहला साल, शी जिनपिंग का दौरा, राज्यसभा में तत्कालीन एलओपी, भोज का निमंत्रण मिला, शामिल हुए बाकायदा। 2015 गणतंत्र दिवस, ओबामा मुख्य अतिथि, मल्लिकार्जुन खड़गे एलओपी थे, मंच पर थे और भोज में भी थे। ये मोदी की बता रहा हूं, 14-15 की। 2016 फ्रांस के राष्ट्रपति थे ओलांद, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे, एलओपी गुलाम नबी आजाद थे, निमंत्रण भी थे और उपस्थिति भी थी। 2019 ट्रंप का नमस्ते ट्रंप हुआ था अहमदाबाद के अंदर, आपको ध्यान होगा। कांग्रेस उस टाइम भी ऑफेंसिव थी, खिलाफ थी,
तब भी खड़गे साहब को सभी कार्यक्रमों का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। और आजादी के 75 साल में आज तक कभी ऐसा हुआ हो कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का ये हो और आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को इनवाइट ना किया हो दिसंबर 2025 में। ये नई परंपरा मोदी जी ने डाली है और इसका कहां जाकर के अंत होगा आप इसकी महज कल्पना कर सकते हैं। ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया आपने कि बीजेपी सरकार हो चाहे यूपीए सरकार हो, सबने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया है। केवल मोदी बिरले आदमी हैं जिन्होंने इन सबको तार तार कर दिया। बिल्कुल। अब इसके पहले की सरकारों को चूंकि विपक्ष से या विपक्ष के नेताओं से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो केवल उनको किसी को भी कोई ऐसा नहीं था जो विश्व गुरु बनने का दावा करता हो, कोई ऐसा नहीं था जो 24 घंटे दुनिया और देश में अपना डंका बजवाता रहा हो। तो ये पहली बार भारत को एक ऐसा मूर्धन्य नेता प्राप्त हुआ है। तो जब पहली बार मूर्धन्य नेता प्राप्त होगा तो इस तरीके की परंपराओं का हरण भी उसी के कार्यकाल में होगा और वही सब देश को देखने को मिल रहा है। तो परंपराएं उनके लिए मायने नहीं रखती, उनके लिए सिर्फ अपना वो डंका मायने रखता है जिसको वो जबरन बजवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का हिस्सा ये है। लेकिन इसका प्रभाव जो है वो देश की छवि और हमारे लोकतंत्र पर जो है विपरीत पड़ रहा है। ये कब समझ में आएगा पता नहीं, इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।